अगर माइंड बीमार होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा, और शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो माइंड में टेंशन हो जाएगा। पत्री जी कहते थे कि एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक। बिल्कुल, पत्री सर बहुत रिसर्च के बाद किसी चीज़ को बोलते थे। हमारा ब्रेन सिर्फ ये ब्रेन नहीं है, ये यूनिवर्स की एक यूनिट है। क्योंकि निकोला टेस्ला साहब ये कहते थे कि इंसान का ब्रेन एक कंप्यूटर है और इसकी एबिलिटीज लिमिटेड है, परंतु इसके पास एक अनलिमिटेड पावर है कि एक सुपर पावर, सुपर कंप्यूटर यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है, जहाँ पे कि इसके पास आइडियाज आती हैं, इंसाइट्स आती हैं, पावर आती है, इंस्पिरेशन आती है, फोर्स आती है, सब कुछ आता है। तो ये अपने आप में पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आज के युग में ये है कि हम इन्वायरमेंट के गुलाम बने। जो आने वाला समय है उसमें अटैक्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स इन सबसे ज़्यादा नहीं होंगी, उनमें सबसे ज़्यादा अटैक हमारे ब्रेन पे हो रहा है, और वो है सोशल मीडिया, कंप्यूटर और जो भी इंफॉर्मेशन है उससे। मेडिसिन्स ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल्स हैं, तब तक जब तक कि आप ये रियलाइज़ ना करें, इट्स नॉट एट ऑल नीडेड। MBBS और MS डॉक्टर होने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हेलो, वैसे तो लाइफ हो तो ऐसी कि इस एपिसोड को देखने के कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं टॉप 2 रीजंस की बात करूं तो सबसे पहला रीज़न है आज का हमारा टॉपिक जो है माइंड हीलिंग। जी हाँ, माइंड हीलिंग। माइंड के थ्रू हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे हो। और दूसरा रीज़न है आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर पीयूष प्रभात, जो कि MBBS MS डॉक्टर हैं, जो कि माइंड कोच हैं। हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करी हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में रखते हुए बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड डॉक्टर पीयूष प्रभात के साथ। डॉक्टर पीयूष प्रभात का PMC हिंदी में स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। सर, आप एक डॉक्टर के साथ साथ एक माइंड कोच भी हैं। माइंड हीलिंग के बारे में बताते हैं, या माइंड के थ्रू बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं ये भी बताते हैं। ट्रू। सर, माइंड हीलिंग एक्चुअल में क्या होता है? क्योंकि मैंने बॉडी हीलिंग के बारे में सुना है कि भाई मुझे चोट लग गई, ओह कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने दवाई लगाई, थोड़ी दवाइयाँ खाई, रेस्ट लिया, बॉडी हील हो गई। माइंड हीलिंग के केस में क्या होता है सर? ओके, देखिए, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम माइंड को सेपरेट समझते हैं और बॉडी को सेपरेट समझते हैं। अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि आपकी एक उंगली में पेन है, तो क्या ये आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उसी तरह से हमारा माइंड और बॉडी एक इंटीग्रेटिव सिस्टम है, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स। अगर माइंड बीमार होगा तो शरीर बीमार हो जाएगा, और शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो माइंड में टेंशन हो जाएगा। या आपने देखा होगा जब आपको फीवर होता है या कफ जुकाम कुछ भी हो जाए, उसका इफेक्ट हमारे माइंड पे, हमारे कंसंट्रेशन पे, इन सब चीज़ों पे पड़ता है जी। तो माइंड हीलिंग का मतलब ये है कि जब हम अपने ब्रेन पे काम करते हैं, उसको हील करते हैं, उसको स्ट्रेस फ्री करते हैं, उसमें जॉय जो उसका रियल नेचर है उससे कनेक्ट करते हैं, जब हम ब्रेन को अल्फा स्टेट में रहना, जो कि एक ट्रैंक्विलिटी, रिलैक्सेशन और एक हीलिंग का स्टेट है, उसमें ट्रिगर करना सिखाते हैं, देन ऑटोमेटिकली इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। बॉडी में होम्योस्टैसिस जो एक स्टेट है, नेचुरल स्टेट ऑफ बैलेंस, वो बॉडी क्रिएट करता है। मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, ये सारी बैलेंस होने लगती हैं, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एनर्जी लेवल पे। इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं, और शरीर लॉन्गेविटी की तरफ जाता है। जो हमारा एज बढ़ने की प्रक्रिया है वो अपने आप रिवर्स होने लगती है। जी सर, ब्रह्मश्री पत्री जी कहते थे कि एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक। आप इस चीज़ को एग्री करते हो? बिल्कुल, पत्री सर बहुत रिसर्च के बाद किसी चीज़ को बोलते थे। साइकोसोमैटिक डिजीज़ की कहानी ये है कि कई सालों पहले रिसर्च में देखा गया कि लोगों को बीमारियां होती थीं, और देखा गया कि इन बीमारियों में दवाई दिया गया, उनको प्रोसीजर कहा गया, उनको परहेज बताया गया, लेकिन ये बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, या बार बार ठीक होकर भी होती जा रही हैं। फिर देखा गया कि आखिर कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो कि इस बीमारी को ट्रिगर करता है, और ये देखा गया कि जब लोगों के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस छुपा हुआ है, कोई पास्ट की ट्रॉमा है, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कारण ये बीमारियां आने लगीं। और इसका दूसरा पक्ष ये था कि जैसे ही ब्रेन ठीक हुआ, जैसे ही ब्रेन से स्ट्रेस, टेंशन जो भी है ये गायब हुई, ये बीमारियां भी गायब हो गईं। तो इस तरह के 7 डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया गया उस समय,
जिसको कि कहा गया साइकोसोमैटिक डिजीज, मतलब ब्रेन से और बॉडी को जो इम्पैक्ट कर रही हैं जो बीमारियां, वो बीमारियां हैं। इसमें ब्रोंकियल एस्थमा, एसेंशियल हाइपरटेंशन। लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ, लिस्ट में भले चाहे 7 डिजीज हों, लेकिन अब साइंस ये प्रूव कर चुका है कि 95 to 99% जो बीमारियां हैं उसको कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन भी इम्पैक्ट करता है, या उसकी हीलिंग प्रोसेस को, या फिर उसको बढ़ाने में या उसको एग्रीवेट करने में ब्रेन का भी रोल है। अभी आपने बताया सर, उसको बढ़ाने में भी ब्रेन का कहीं ना कहीं रोल है और घटाने में भी है। यस। तो आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, वो याद आ गई मुझे कि आपने बताया था कि हमारा माइंड जो है हमारा एनिमी भी है, हमारा फ्रेंड भी है। बिल्कुल। दुनिया की जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो हमारे ब्रेन में है। क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ ये ब्रेन नहीं है, ये यूनिवर्स की एक यूनिट है। क्योंकि निकोला टेस्ला साहब ये कहते थे कि इंसान का ब्रेन एक कंप्यूटर है और इसकी एबिलिटीज़ लिमिटेड है, परंतु इसके पास एक अनलिमिटेड पावर है कि एक सुपर पावर, सुपर कंप्यूटर यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है, जहाँ पे कि इसके पास आइडियाज़ आती हैं, इंसाइट्स आती हैं, पावर आती है, इंस्पिरेशन आती हैं, फोर्स आती हैं, सब कुछ आता है। तो जब इतने बड़े यूनिट को हम लेकर के बैठे हैं तो ये अपने आप में पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल आज के युग में ये है कि हम इन्वायरमेंट के गुलाम बने, और इस कंडीशन के कारण हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं बीमार हो जाता है। तो बुद्ध ने जैसा कि कहा था कि इंसान का ब्रेन सबसे बड़ा दोस्त है अगर उसको साध लिया जाए तो, लेकिन अगर इसको साधो ना तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। जैसे कि आपके एक घोड़े को देख लो, अगर आपने उस घोड़े को साध लिया तो घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, लेकिन वही घोड़ा अगर सधा हुआ नहीं है तो आपको गिरा सकता है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। एग्जैक्टली ब्रेन के साथ भी यही सच है। ओके सर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि जैसे हमारा माइंड है, कोई भी एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, वो पढ़ना चाहता है बट उसके पास मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वही करता है कि चलो थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लो, थोड़ा सा फेसबुक चला लो, थोड़ा सा ये कर लो, मूवी देख लो, और जो हमारा जो सिलेबस पड़ा हुआ है वो पढ़ा का पढ़ा रह जाता है। अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना क्या करना है। ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि चलो कुछ बुरी संगत है तो बुरी संगत में चले गए, कुछ लगता है कि मूवी देखनी है तो मूवी देख ली, और जो इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ देते हैं। हम ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं सर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी है। जो आने वाला समय है उसमें अटैक्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, इन सबसे ज़्यादा नहीं होंगी। उनमें सबसे ज़्यादा अटैक हमारे ब्रेन पे हो रहा है, और वो है सोशल मीडिया, कंप्यूटर और जो भी इंफॉर्मेशन है उससे। पहले प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी के कारण थी, लेकिन आज प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन के ज़्यादा होने के कारण है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन आखिर कैसे काम करता है। ब्रेन की एक सबसे बड़ी बीमारी है कि वो तब तक किसी मुश्किल काम को नहीं करना चाहता जब तक कि आसान काम सारे करने के दरवाजे बंद ना हो गए। दूसरा, ब्रेन का ये रूल है कि ब्रेन डोपामीन को सीक करता है। डोपामीन हमारा एक हैप्पीनेस केमिकल है। जब आप किसी काम को, टास्क को कंप्लीट करते हो तो आपको डोपामीन ब्रेन में मिलता है, जिससे कि किक या हैप्पीनेस महसूस होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसी चीज़ें ईजाद हो गई हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसमें कि ऑटोमेटिकली बिना किसी काम को किए आपको डोपामीन मिल रहा है। और ब्रेन की ये हैबिट है कि उसे मोटिवेशन पसंद है, उसे किक पसंद है, उसे इंस्पिरेशन पसंद है, और ये इंस्पिरेशन बिना मेहनत के अगर मिल रहा है तो आदमी उसकी तरफ भागता है और धीरे धीरे उसका गुलाम हो जाता है। थोड़े समय के बाद हायर लेवल ऑफ डोपामीन में हमारा ब्रेन फिक्स हो जाता है, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जब आप लो डोपामीन एक्टिविटी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई रिसर्च करना, होमवर्क करना, इस तरह के काम को जब करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देता, आप बोर्डम फील करते हो। सो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये आदतें हमारे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और एक नई हैबिट बनानी पड़ेगी, एक नया डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, जिसको कि कहते हैं डोपामीन डिटॉक्स। कि मैं ये लिमिट कर दूं कि सोशल मीडिया का यूज मैं इतने घंटे ही करूंगा, क्योंकि जब हम खुद को साधते हैं ना तो हम अपने लाइफ को साधते हैं। वी मेक आवर हैबिट्स एंड आवर हैबिट्स मेक अस। ओके सर, इसी से एक और सवाल निकल कर आता है कि हम जब खुद को साधते हैं, मतलब हमारा माइंड जो हमें कंट्रोल कर रहा था, उससे हम माइंड को कंट्रोल कैसे करें, तब हम अपने आप को साध पाएंगे, राइट? एग्जैक्टली। सर, उसके लिए कोई टिप्स हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे कि हम क्या डे टू डे लाइफ में ऐसे प्रैक्टिसेस करें जिससे हम अपने माइंड का गुलाम ना हो और हमारा माइंड हमारा गुलाम रहे, या फिर दोस्त रहे?
एग्जैक्टली। समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लो आपको कार चलाना या हेलीकॉप्टर चलाना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है। यस। उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है, हम डायरेक्टली ब्रेन को लेकर के जा रहे हैं। ये ब्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बाढ़ के पानी की तरह है। अगर बाढ़ के पानी को आप कंट्रोल कर लोगे तो इससे बिजली बना सकते हो, सिंचाई कर सकते हो। लेकिन यही बाढ़ का पानी अगर छोड़ दिया गया तो ये बाढ़ ले आएगा, डिस्ट्रक्शन ले आएगा। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है, इसकी पावर्स भी हैं। एक पावर के बारे में मैंने आपको बताया, डोपामीन। दूसरी पावर है इसकी कि कंफर्ट जोन, कि ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। ये इसकी नेचुरल सेटिंग है। देखो, जो ब्रेन का हाईएस्ट पोटेंशियल खोलना है उसको हम कहते हैं कि ब्रेन को हमें रीसेट करना पड़ेगा या रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। यस। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से ब्रेन हमें अपना गुलाम बना रहा है, किस तरह से हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी कि डोपामीन, ये डोपामीन को हमेशा सीख करता है, आसान काम को करना चाहता है जब तक कि सारे आसान काम खत्म ना हो जाए। तीसरी चीज़ जो इसकी इंपॉर्टेंट है ब्रेन की, वो ये है कि ब्रेन हमेशा सेमनेस को लाइक करता है। आपने देखा होगा रिलेशनशिप में कई ऐसी औरतें होती हैं जिनको कि टॉर्चर किया जाता है, पेन मिलता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बॉस उनको टॉर्चर करते हैं ऑफिस में, बट स्टिल दे आर नॉट चेंजिंग देयर जॉब्स, स्टिल दे आर नॉट चेंजिंग देयर रिलेशनशिप। व्हाई? दिस इज द रूल ऑफ कंफर्ट जोन और सेमनेस। ब्रेन को सेम चीजें पसंद है। उसे लगता है कि यार इसको मैं जानता तो हूं, क्या पता इसके बाद और कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। तो इट इज ऑलवेज एफ्रेड, क्योंकि हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है और वो हमेशा खतरे से बचना चाहता है, और अननोन का मतलब है डेंजर। तो हमें अपने ब्रेन को ये सिखाना पड़ेगा और ये ट्रेन करना पड़ेगा कि स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुकरात जो थे वो कई बार रात में जमीन पर सोते थे। वो ये कहते थे, टॉनी रॉबिन्स 50 डिग्री 60 डिग्री के पानी में जंप करते हैं हर दिन पूल में। वो ये सिखाना चाहते हैं अपने बॉडी को कि मैं मालिक हूं, तुम गुलाम हो। तो आजकल हम सिर्फ कंफर्ट जोन वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, लेट कर पढ़ते हैं, आराम करते हैं, एयर कंडीशनर में रहते हैं। हमने डिस्कम्फर्ट को भुला दिया। और जब आप किसी नए काम को करते हो तो उसमें आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी कि आपके ब्रेन को हैबिचुएटेड नहीं है। तो इतना ज़्यादा पेन क्रिएट करता है कि आप उसको चाह कर भी नहीं कर पाते हो। तो सेकेंड स्टेप इज डू सम एक्टिविटीज़ जिससे कि आपको डिस्कम्फर्ट पैदा होता है। तीसरी चीज़ है फेस योर ड्रैगन, फियर। सबसे बड़ी चीज़ है ब्रेन में फियर मैकेनिज्म है। वो हर अनजान चीज़ से डरता है और कोई भी डर से भागता है, क्योंकि फियर में देखा गया हमारी बॉडी में किरलियन फोटोग्राफी से ना सिर्फ हमारी ऑरा श्रिंक करती है बल्कि हमारी पर्सनैलिटी भी श्रिंक कर जाती है। आपने एक टॉर्टवाइज को देखा होगा या किसी खरगोश को देख लो, बच्चे को, अगर उसके पास खतरा आ जाए तो श्रिंक करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। द एग्जैक्टली सेम हैपेंस टू आवर माइंड। हम भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं जो कि हमारे अराउंड हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो डिस्ट्रक्शन है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। एवरी टाइम समथिंग डाइज, समथिंग न्यू इवॉल्व्स। एक दरवाज़ा अगर बंद हो तो उसके बदले में कई ऐसे दरवाजे हैं जो कि गॉड हमारे लिए खोलता है, और फियर के कारण हम उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। कई ऐसे बिजनेस हैं, ग्रेट आइडियाज़ जो कि कत्ल हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान ने उस पर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। कई रिलेशनशिप इसलिए नहीं बन पाए कि सामने वाले को ये कह नहीं पाए, फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन के कारण, कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेट्स स्टार्ट विथ दिस रिलेशनशिप। और इसका सबसे बड़ा मैकेनिज्म है फियर। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये समझें कि ये फियर हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है, और करेज को दिखाने की ज़रूरत है। जब हम इसका उल्टा करें, करेज कि चलो मरेंगे ही ना, बिकॉज एनीथिंग दैट डजंट किल यू दैट मेक्स यू बिगर एंड बेटर। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने ब्रेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू करोगे। सो नंबर 1 इज गोइंग बियॉन्ड फियर, सेकेंड इज कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, एंड थर्ड थिंग इज प्रैक्टिसिंग ब्रेन टू लिमिट डोपामीन एक्टिविटीज, मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया, एंड डूइंग समथिंग विच गिव्स लेस डोपामीन। ओके, थैंक यू सो मच। इतने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक माइंड हीलिंग, सर फिज़िकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे जो परेशानियां होती है, जैसे मेंटल लेवल पे अगर हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें,
फिजिकल लेवल पे कोई भी डिस्कम्फर्ट, अगर फीवर से लेकर के हैंड में फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो, तो इसके लिए हम जनरली, हमें पता है डॉक्टर के पास जाओ, ठीक हो जाएगा सब कुछ, डॉक्टर के पास दवाइयाँ देगा, दवाइयाँ खाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। क्या माइंड हीलिंग से फिजिकल और मेंटल लेवल पर हीलिंग पॉसिबल है, और है तो कैसे है सर? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपने पहला सवाल पूछा, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, यस क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी डिजीजेज से। डू यू गिव मी परमिशन? यस ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस का ओरिजिन क्यों होता है। देखो, दुनिया में दो ही तरह के इमोशन है। एक इमोशन है प्यार का इमोशन, एक इमोशन है फियर का इमोशन। फियर के इमोशन में नेगेटिव इमोशंस आती हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, डिप्रेशन, जीलसी, अनवॉर्दीनेस, गिल्ट, शेम वगैरह। और लव बेस्ड इमोशंस में पॉजिटिव इमोशंस हैं, जैसे कि कॉम्पैशन, रिलैक्सेशन, लव, जॉय, एप्रिसिएशन, एक्साइटमेंट वगैरह। अब समझने की कोशिश करिए कि दो इमोशंस मैंने बोले मेनली, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ एक ही इमोशन दुनिया में है, और वो इमोशन है लव का इमोशन। अंधेरे की क्या डेफिनेशन है? अंधेरे की डेफिनेशन है इट्स नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। उसी तरह से नफरत क्या है या फियर क्या है? इट्स एब्सेंस ऑफ लव। और जहां लव है, जहां रोशनी है, वहां अंधेरा नहीं हो सकता। जहां प्यार है, वहां नफरत, गुस्सा, जिलसी नहीं हो सकता। क्या आप अग्री करते हैं कि आपकी माँ कितने भी गुस्से में हो, लेकिन आपसे वो नफरत नहीं कर सकती, एक लेवल से ज्यादा नहीं कर सकती ना, क्योंकि उनके अंदर आपके लिए प्यार है। सेम इज हैपनिंग देयर। अब हमें इसे समझना पड़ेगा कि लव अगर हमारा नेचर है तो फियर कैसे आता है। देखो, बचपन में हम सब एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारे पास एमिगडाला है, रेप्टिलियन ब्रेन, इसके बाद हमें मिला मैमिलियन ब्रेन, और उसके बाद हमें मिला नियोकॉर्टेक्स, जिसको कि कहते हैं ह्यूमन ब्रेन, विच इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड गिफ्ट गिवन टू अस बाय द यूनिवर्स। अब होता यह है कि सर्वाइवल ब्रेन जो है डिफॉल्ट रूप में एक्टिव है, और इसका एक ही पर्पस है, और वो पर्पस है कि आपको जिंदा रखना। और जिंदा रखने का एक ही तरीका है कि बार बार वो खतरों को ढूंढे। और ये हैबिट इतनी ज़्यादा प्रोग्राम डोमिनेंट हो जाती है कि वो हर चीज़ में खतरे को ढूंढना शुरू कर देता है, हर चीज़ में उसे डेंजर नजर आने लगती है। और यहां से ओरिजिन होता है फियर का। तो पहले ही फियर के लिए जो वाइब्रेशनल सॉइल चाहिए, जो प्लॉट चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। पहले तो हमने ये बात समझ ली। अब इसके बाद काम करते हैं हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स। उन्होंने कहा कि बाहर जाओगे तो भालू आ जाएगा, इस बर्तन को छुओगे तो आग लग जाएगी। 2 बार मेरे अंदर फियर पैदा हुआ। तीसरी बार किसी ने बोला कि उस पेड़ पे मत जाना, वहां पे ना सफेद साड़ी पहन के एक औरत रहती है। तीसरी बार डर पैदा हुआ। उसके बाद वो जो डर, ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग थी, वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि हर चीज में हमने डरना शुरू कर दिया। और हमारे अंदर ये 2 बिलीव्स आ गए। ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहला बिलीव्स कि आई एम इनएडिक्वेट, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं जीरो हूं। और दूसरी ये कि मैं इनकैपेबल हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि आपने देखा होगा ना, पेरेंट्स, अरे एक ग्लास भी नहीं ला सकते, अरे तुम एग्जाम में ऐसा कर पाए, तुमसे ये भी नहीं होता, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम बच्चे के दिमाग में क्या मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि उसका माइंड भोला माइंड है, वो एनालाइज नहीं कर रहा कि किस टोन में आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपको कहा। और हमारे अंदर ये बिलीफ हार्डवायर हो जाता है एज अ प्रोग्राम, आई एम नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम वीक, मैं इनकैपेबल हूं, आई एम अनवॉर्दी। एंड सेकेंड, जो बिलीफ हमारे अंदर हार्डवायर होता है कि अरे बाहर मत जाना, लोग पकड़ लेंगे, अंकल से बातें मत करना, कि यूनिवर्स इज नॉट अ फ्रेंडली प्लेस। और जब ये दोनों बिलीव्स किसी के भी अंदर हार्डवायर हो जाएं, तो इंसान डरने लगेगा, छुपने लगेगा, बचने लगेगा। और स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाए तो एंग्जाइटी, वॉरी, चिंता ये सब पैदा करती है। और उसके बाद एक स्टेट ऐसा आता है जब हमारे बिलीव्स कुछ ऐसे बन जाते हैं कि मैं तो यूजलेस हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देन कम्स द फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो उसको कहते हैं सैड सिंड्रोम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सिंड्रोम, जो कि एक साइकिल की तरह है, आपके ब्रेन में होता है। सर, अभी आपने बताया कि एक पैटर्न बन जाता है, क्या कॉन्शियसली ये पॉसिबल है कि उस पैटर्न को ब्रेक करके हम एक नया पैटर्न रिफॉर्म करें जो हमारे लिए बेटर हो? एग्जैक्टली। कैसे सर? देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि लाइफ इज एन इनसाइड आउट गेम। हमें लगता है कि जीवन में जो हो रहा है बाहर ही हो रहा है, कोई दुनिया बाहर कुछ ऐसी चीज है जो मेरे माइंड को इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन ये सच नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रूट्स हमारे ब्रेन के अंदर हैं, और जो भी हम चाहते हैं, हमारी डिजायर्स हैं,
उनकी सीड्स हमारे अंदर है। तो जो बैड रूट्स हैं हमें उन्हें अपरूट करना है, और जो भी सीड्स हैं जो हम चाहते हैं हमारी डिज़ायर्स के, उनको हमें नर्चर करना है, एक वाइब्रेशनल सॉइल देना है ताकि वो प्लांट में इमर्ज कर सके। तो कैसे हील करना है उससे पहले मैं थोड़ा सा अगर आप टाइम दें तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा माइंड कैसे डिजीज़ को इम्पैक्ट करता है, कैसे डिजीज़ क्रिएट करता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, CNS, देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स, और ये सारी सिस्टम अपने आप में एक तालमेल में है, अपने आप के अंदर एक बैलेंस के अंदर है। और जब ये बैलेंस के अंदर हैं सारी चीज़ें, तो इसको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे अंदर एक इमरजेंसी बटन भी है, और वो इमरजेंसी बटन ये है कि हमें एनर्जी देता है, किक देता है, डराता है, ताकि हम कोई प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकें। मान लो अगर आपके ऊपर मैंने एक रस्सी डाल दी, आप सोचो कि यार हटाऊंगा ना हटाऊंगा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, होमवर्क है ना, कर लूंगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि वो रस्सी नहीं, वो सांप है, तो क्या करेंगे? तुरंत हटाएंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मांसपेशी को ऐसे मोड़ो, ऐसे उठाओ, ऐसे फेंको? इज इट सो? नहीं। तो इसलिए मैकेनिज्म दी गई है कि एक्शन प्रॉम्प्ट हो, एक्शन क्विक हो, एक्शन पावरफुल हो, और इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। और ये तभी ट्रिगर होती है जब कुछ खतरे में हो। समझ लो कि खरगोश है, उसके पीछे कोई टाइगर दौड़ रहा है, तो खरगोश के लिए ये लाइफ एंड डेथ की सवाल है। ये भी ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है। वो भागेगा, अपने जी जान से भागेगा, या फिर उस टाइगर से लड़ेगा, मर जाएगा, लड़ेगा, खत्म। अगर वो बच गया तो उसके अंदर कुछ ऐसी मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं, जैसे कि सारा का सारा ब्लड सप्लाई उस एक मोमेंट में चला जाता है हमारे हाथों पैरों को, क्योंकि हमें लड़ना है या भागना है। ग्लूकोज ज़्यादा मेटाबोलाइज होता है क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है। उसके अलावा इसका नुकसान क्या होता है कि जो वाइटल ऑर्गन सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर, जिसका मैंने नाम बताया था, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, उनको रोक दिया जाता है। सपोज लो कहीं युद्ध हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इमरजेंसी के टाइम में सारा रिसोर्सेज जो एंटरटेनमेंट का फंड था, एजुकेशन का फंड था, फूड का फंड था, वो हम लड़ाई में डालते हैं। उसी तरह से बॉडी डालती है। लेकिन वॉर के मूड में क्या कोई देश हमेशा रह सकता है? नहीं। उसके बाद उसको टाइम चाहिए। 10 मिनट के फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए बॉडी को रिकवर करने में 1 महीने का समय लगता है। बट अब हमारे साथ मुश्किल क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के पास रियल टाइगर्स नहीं, रियल खतरे नहीं। वो अपने थॉट के सारे टाइगर्स को, डेंजर्स को क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे पास नियोकॉर्टेक्स है, इमेजिनेशन की बड़ी पावर है, एंड ब्रेन डजंट नो डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो हम उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पता नहीं अगर कल मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, उसने अगर मुझे चीट कर लिया तो, अगर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई तो, मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो गया तो, कुछ भी इमेजिनरी थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, खुद से टेंशन क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली। और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमेशा हमारी बॉडी में ऑन रहता है, और जब ये ऑन रहेगा तो वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या होता है? शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है तो टैकीकार्डिया होती है पहले, उसके बाद हार्ट अटैक भी हो सकता है एक लंबे समय तक अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है तो डायबिटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। पेट को ब्लड नहीं मिल रहा तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, इंटेस्टाइन को ब्लड नहीं जा रहा तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिजीजेस दैट इज क्रिएटेड बाय स्ट्रेस। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक जो हमने छोड़ दिया था, कि मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे हम हील कैसे हो सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि अगर ब्रेन हमें बीमार बना रहा है, इस बात को 100 बार रिपीट करना है, क्योंकि जब जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वायरमेंट में देंगे, सरकार को देंगे, किसी और को जिम्मेदार मानेंगे, तब तब हम सॉल्यूशन को बाहर ही ढूंढेंगे और हेल्पलेस फील करेंगे, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन है ही नहीं। जब हमने ये मान लिया कि हमारी बॉडी हमारे ब्रेन से बीमार हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि ब्रेन जो हमें बीमार कर रही है, हम कुछ कर रहे हैं जिससे कि ब्रेन बीमारी पैदा कर रही है। वो करना छोड़ दो, ब्रेन बीमारी पैदा करना छोड़ देगा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, सिंपल सा मंत्रा ये है। नाउ व्हाट टू डू? सबसे पहली चीज आपने जो कही कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स वो हमें बीमार करता है, तो हमें टाइम टू टाइम सीखना पड़ेगा कैसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्विच करें। कैसे? और इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है डीप ब्रीदिंग। जो सिंपल चीज़ें हैं ना, उनको हमेशा इग्नोर किया जाता है। हमारा ब्रेन हमेशा नई इंफॉर्मेशन, फैंसी चीज़ों को तलाश करता है, और जो रूट की चीज़ें हैं उसको इग्नोर करता है।
तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारा ब्रीदिंग हमारा गुरु भी है, जैसे कि पत्री सर कहते थे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे बॉडी को नर्चर करता है। आप खाने के बिना हो सकता है 1 महीने तक जिंदा रह जाओ, पानी के बिना हो सकता है 6-7 दिन तक जिंदा रह जाओ, लेकिन ब्रीदिंग के बिना 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते। हमारी ब्रीदिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स को ब्रेक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्योंकि जब जब हम पैनिक के स्टेट में होते हैं, आप देखोगे हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, शैलो हो जाती है, रैपिड हो जाती है ना, इसको ये टैकिपनिया कहते हैं। तो इस समय हमारा नर्वस सिस्टम हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें तो नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई खिलाड़ी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अगर सिंपल डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की जाए तो वही आपके बॉडी को रिलैक्स कर सकता है, पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, आपने प्राणायाम किया होगा और ये देखा होगा, तो हमारे लंग में स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। हमारे लंग में 3 लोब हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 लोब्स हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि लोब्स कभी, लोअर लोब्स जो हैं, फिल ही नहीं होते, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग शैलो है। इसलिए मैं कहता हूं, वी ऑल ओवर थिंक एंड ओवर ईट एंड वी अंडर ड्रिंक एंड अंडर ब्रेथ। और जब आप गहरी सांसें लेते हो, है ना, तो होता क्या है कि आपके लोअर जो लोब हैं वो भी स्ट्रेच होते हैं, वहाँ हवा जाती है और यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो कि वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को एक मैसेज देते हैं, भैया डरने की बात नहीं है, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, सब ठीक ठाक है, रिलैक्स करो, टेंशन जो है ये ब्रेन ने बनाया है, टेंशन कुछ भी नहीं। दिस इज नंबर 1 रूल। तो टाइम टू टाइम हमें डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और सिर्फ खुद को याद दिलाना चाहिए कि जो ये डर है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये ब्रेन का क्रिएट किया गया एक वीडियो गेम है एंड इट्स नथिंग एल्स। मैं एक बार गया था 7D मूवी देखने के लिए, बहुत ही हॉरिबल थी, डरावनी थी, और उसमें मैं अकेला था। और वहाँ पे मेरे एक जो मास्टर थे, उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे ना, एक काम करना, बस आंखों को बंद कर लेना और याद करना, ये कुछ नहीं, सिर्फ एक गेम है, इट्स अ लाई। और जब भी मैं डरता था मैं यही काम करता था एंड ऑटोमेटिकली आई वाज बैक। तो ये जो माया है ना, ये जो इल्यूजन है वर्ल्ड की कि ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, इट्स नथिंग बट एन इल्यूजन। इससे हमें डिस्कनेक्ट होना इस मैट्रिक्स से जरूरी है, और वो हम ब्रीदिंग के सहारे कर सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, अवेयरनेस के सहारे कर सकते हैं, होश के सहारे, कि जो कुछ भी बाहर में हो रहा है इट्स अ ड्रामा। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, मेडिटेट। और जब आप अवेयर बनते हो, यू कनेक्ट टू एन इंटेलिजेंस। आपके अंदर एक इंटेलिजेंस है जो प्योर है, जिसके पास गाइडेंस है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सारे क्वेश्चंस का आंसर है, जिसके पास शक्ति है। दैट पावर अवेकन्स विद इन। दिस इज सेकेंड थिंग। एंड थर्ड इज ओंकार। कुछ ना करो, ओंकार की चैंटिंग कर लो 3 बार, 4 बार, 5 बार। जैसे ही आप करेंगे, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है। ओके सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि माइंड के थ्रू हम कैसे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। अब एक और डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं आप भी पार्ट रह चुके हैं उस डिपार्टमेंट के, या फिर हैं भी, आप MBBS MS हैं। तो इस फील्ड में मेडिसिन्स पे बहुत फोकस किया जाता है सर, तो इसके बारे में आपका क्या टेक है सर? मेडिसिन्स जो हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे, पैरासीटामॉल, बुखार आया पैरासीटामॉल ले लिया, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए पिल्स ले लिए, छोटी छोटी चीज़ों में दवाइयाँ खाते हैं, आपका क्या टेक है सर? आप मेडिसिन्स को किस तरीके से देखते हैं? देखो, मेडिसिन्स ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल्स हैं, तब तक जब तक कि आप ये रियलाइज ना करें, इट्स नॉट एट ऑल नीडेड। होता क्या है कि आज हम डोपामीन के कारण हमारी पेशेंस कम हो गई है, हमारे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी हो गई है। आज 5 मिनट में खाना आ जाता है, 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है किसी भी सामान की, टीवी पे बटन दबाया, टीवी आ गई। हमारे टाइम में एंटीने को घुमाना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था, बार बार एडजस्ट करना पड़ता था, तब हम टीवी को देख पाते थे। लेकिन आज इस क्विक फिक्स में सबसे बड़ा नुकसान हमारे ब्रेन को हुआ है कि हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई है कि हर चीज़ बहुत क्विकली मिले। और जब हम क्विक एक्सपेक्टेशन करेंगे तो उसके बाद हमें दवाइयों के पास ही जाना पड़ेगा, और हम प्योरली इग्नोर कर देते हैं इस पावर को कि हमारे ब्रेन के अंदर भी शक्ति है बीमारी को ठीक करने की। हीलिंग की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बीमारी पैदा करना अपने ब्रेन से रुक जाओ, अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। सर MBBS और
एमएस डॉक्टर होने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें दवाइयों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं नहीं कहता कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर किसी को फ्रैक्चर है उसमें डेफिनेटली कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पेन किलर की ज़रूरत है, उसको अलाइन करने की, बोन को फिक्स करने की ज़रूरत है। कुछ इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। लेकिन सोली जो हम बात बात पे दवाइयाँ ले रहे हैं, इसके सहारे हम बॉडी की जो इनहेरेंट कैपेसिटी है हील करने की, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं। हम अपने बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक और मैं रिसर्च आपको छोटी सी बताऊंगा प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट की। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में क्या हुआ था कि उसमें मॉर्फिन्स और बहुत सारी पेन किलर्स यूज़ की जाती थी दर्द को कम करने के लिए। Yes. कुछ पेशेंट्स पड़े हुए थे, अचानक मॉर्फिन कम हो गया और चूंकि लड़ाई ही हो रही थी तो उस समय में कुछ पेशेंट आ गए फिर से, और डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, सैलाइन को चढ़ा दिया, बोला कि यही दवाई है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि उन लोगों का दर्द कम हो गया, वो लोग रिलीव्ड हो गए। और तो इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जब उनको यह बताया गया कि तुम्हें नकली दवाई दी गई है, उनका पेन फिर से वापस आ गया। तो एक रिसर्च किया गया प्लेसिबो पे कि बहुत सारे डॉक्टर्स जब उनको पता नहीं चलता कि मरीज को क्या ट्रीटमेंट देनी है तो सिंपल सैलाइन की गोलियां या फिर शुगर की पिल्स उनको दे देते हैं। और अगर पेशेंट का विश्वास उन्होंने बना दिया कि हाँ तुम ठीक हो रहे हो, तो वो दवाइयां काम करनी शुरू हो जाती। उसी तरह से एक नोसिबो इफेक्ट भी है कि अगर आपने सही दवाई दी है, सही केमिकल्स दिया है, लेकिन अगर आप पेशेंट का विश्वास नहीं जीत पाए तो दवाइयां काम नहीं करेंगी। तो इट्स बोथ वे। और रिसर्च में देखा गया कि सेम शुगर पिल्स जो दी जाती हैं वो किसी में एंटासिड क्रिएट करती हैं, किसी में एनसिड्स क्रिएट करती हैं, किसी में जो भी केमिकल है सर दर्द की जो भी है, सेम केमिकल्स वो क्रिएट करती हैं। पार्किंसनिज्म में एल-डोपा भी क्रिएट करती हैं, सेम केमिकल्स। मतलब कि बॉडी के अंदर हमेशा से ये पावर है। इसलिए मैं कहता हूँ विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा ब्रेन है और सबसे बड़ा दवाखाना जो है वो हमारी बॉडी इटसेल्फ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। आई होप ऑडियंस को भी मिल रहा होगा। एक और क्वेश्चन निकल कर आता है सर, जैसे सारा खेल कहीं ना कहीं माइंड का है और उस माइंड में हमने क्या बिलीफ को फीड किया है उसका है। या ट्रू। अभी आपने एक चीज़ बताई थी रूट्स के बारे में कि हम अपने रूट्स को भूल जाते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी सर जिसमें आप मंक्स के साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है और मंक्स के बारे में बता रहे थे। आई गेस बुद्धिस्ट मंक के बारे में बता रहे थे आप। या सर इतनी एज हो जाती है उनकी बट वो फिट रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर ऐसा क्यों है उनके साथ? मतलब वो रूट से जुड़े हुए हैं, कह सकते हैं ऐसा कुछ? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मॉन्क्स के पास आने से पहले चूँकि मेडिटेशन सीखना था, एक्सपेरिमेंट करना था, इन्वायरमेंट के लिए था, तो मैं बहुत जगह भटका। पत्री जी के आश्रम में भी गया, फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स आप जा सकते हो, हिमाचल में बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी जो प्रोग्राम होते थे उन प्रोग्राम्स को मैं अटेंड करता था। आई वॉज नॉट अ मॉन्क बट वहाँ पे कोई भी अटेंड कर सकता है। इनफैक्ट रिनपोचे उनकी सभा में भी एक बार गया था नेपाल। तो एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मान लो कोई फूल है, ये गुलदस्ता है, मैंने गुलदस्ते में अगर फूल को रख दिया मुरझा जाएगा। क्या रीज़न है इसका? बायोलॉजिकली उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अपने रूट से वो जुदा हो गया। एग्जैक्टली सेम ह्यूमन बीइंग के साथ भी है। मैं कहानी सुनाना चाहूँगा आपको जो कि ट्रू स्टोरी है। स्टेमेटिस मोराइटिस जिन्होंने कि वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था, अमेरिका में रहते थे, एक सैनिक थे। 62 साल की उम्र में उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको लंग कैंसर है। अब उनको लंग कैंसर था, डॉक्टर ने बोला 3 से 4 महीने तुम जिंदा रहोगे। उन्होंने सोचा कि यार मैं यहाँ अगर अमेरिका में मरता हूँ तो दफनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करता हूँ मैं अपने घर चला जाता हूँ, इकैरिया जो ग्रीस में जो ब्लू जोन है जहाँ लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, वहाँ चला जाता हूँ, अपना दफनाने का कॉस्ट कम हो जाएगा, मरना तो है ही। अब वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, जो वाइन है इंजॉय करने के लिए वो शराब भी पीते हैं। मैं नहीं कह रहा वाइन बढ़ाता है, बस मतलब इंजॉयमेंट के लिए कि उन्होंने फ़न करना शुरू किया कि अब तो मरना ही है। फिर उन्होंने कुछ वाइन्स लगाई, बागवानी करना शुरू किया, कुछ खेत लगाना शुरू किया कि मैं तो नहीं खाऊंगा लेकिन मेरे बच्चे इसको खाएंगे। अब मैं क्या इसको डिकोड करूंगा बाद में। और कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आप अपने घर में पर्स भूल गए, सब्जी लाना भूल गए, एग्जाम में कुछ आंसर भूल गए, लेकिन क्या ये संभव है कि कोई इंसान मरना ही भूल जाए?
वो इंसान था जो मरना ही भूल गया। अचानक वाइन फिर से हुई, सब कुछ खेत काट लिया गया, वो एंजॉय करते रहे। 5 साल बाद उनको याद आता, अरे मेरी तो मौत हुई ही नहीं। तो उसके बाद देखा उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से 5 डिले साल कर बाद, और Yes. डॉक्टर ने 4 महीने का समय दिया था। 4 महीने का समय दिया था। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड केस स्टडी। उसके बाद कई सालों के बाद फिर से वो जाते हैं और उनको कैंसर फ्री डिक्लेयर किया गया। और मजे की बात तो ये है कि जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया था वो डेड हो गए। और मजे की बात यह है कि समथिंग इंटरेस्टिंग जो हैपन, इसको मैं डिकंस्ट्रक्ट करता हूं। पहले वो एक ऐसी दुनिया में थे जहां पे सिर्फ छल था, जहां पे सिर्फ इल्यूजन था। ही वॉज नॉट कनेक्टेड टू द रूट्स। लेकिन जब वो अपने गांव आए तो वहां एक ऐसा वातावरण मिला जहां पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, जहां हंस सकते थे, बोल सकते थे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना सकते थे, जो कि आज इस लाइफ में बहुत ही रेयर है। इंसान जी रहा है किस लिए? ताकि अपनी सेल्फिशनेस को साध सके। तो ही बिकेम टोटली सेल्फलेस देयर। दूसरी चीज, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। 80 साल की रिसर्च चली है लोगों पे कि क्या ऐसा फैक्टर है जो हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है, हमें लंबी उम्र दे सकता है और हमें शक्ति दे सकता है। और वो पावर और कुछ नहीं है, वो पावर है ह्यूमन टू ह्यूमन, हार्ट टू हार्ट, सेल्फलेस कनेक्शन। तो हर दिन वो अपने दोस्तों से मिलते थे, कुछ नया सीखते थे, कुछ नया गाते थे, एंजॉय करते थे। तीसरी चीज है डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। कहते हैं पर्पस ऑफ लिविंग इज गिविंग। आम कभी भी अपने फल को नहीं खाता, लेकिन आम की इंपॉर्टेंस उसके पेड़ की इसलिए है क्योंकि वो देना जानता है। इफ यू आर नॉट गिविंग, इफ यू आर नॉट सर्विंग, यू आर नॉट फुल्ली लिविंग। इस फ्रेज को याद रखिएगा। तो जब उन्होंने अंगूर लगाई अपने बच्चों के लिए सोच के, तो हमारे दिल से कॉम्पैशन निकलती है, हमारे दिल से दया की फीलिंग आती है। एंड दिस इज अ पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव इमोशन, जो अपने आप में सबसे बड़ा हीलर है। क्योंकि आज एपिजेनेटिक्स के रिसर्च ने कह दिया है कि जब हमारे अंदर पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस के ड्रग्स निकलते हैं, उस कंडीशन में हमारी वो जीन्स रेप्लिकेट होती हैं, वो प्रोटीन्स बनती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, हमारे टीलोमेयर को लंबा करती हैं, जो एजिंग का डीएनए के एंड में कुछ डीएनए होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड के एंड में इसको कि टीलोमियर्स कहते हैं। टीलोमरेज एक एंजाइम होता है जो कि इसको बनाता है। तो टीलोमरेज बढ़ता है जब हमारे अंदर हैप्पीनेस की केमिकल्स होती हैं। तो सो दीज आर द थिंग्स दैट स्टार्टेड टू हैपन इन द लाइफ। तो जब हम अपने रूट से जुड़ते हैं, दिल से दोस्ती करते हैं, लाइफ को एंजॉय करने पे फोकस करते हैं, आज इस बात को आप भी अग्री करेंगे कि आज हम खिलौनों के पीछे भागने में इतने बिजी हो गए कि हम खेलना ही भूल गए। लेकिन अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, वो रो भी रहा है, उस समय भी वो हंस रहा है। भले उसके पास खिलौने ना हो, कपड़े ना हो, खाना ना हो, लेकिन उसे फिर भी खेलना आता है, क्योंकि उसके अंदर से खेल नेचुरली आता है। हमारे अंदर भी एबिलिटीज हैं, बट हम उनको भुला देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। जब हम इनको वापस लाते हैं, दिस इज कॉल्ड कमिंग बैक टू रूट्स। और इस स्टेट में बीमारियां ठीक हो जाती, एजिंग रिवर्स हो जाती, शरीर को शक्ति मिलती है, ओल्ड टिश्यूज फिर से रीजनरेट होती हैं। एंड देयर आर काउंटलेस स्टडीज रिगार्डिंग दैट। कमिंग टू द बुद्धिस्ट मंक, या तो उनके जो फिजिकल लेवल की बात करें, फिजिक की बात करें, या फिर वो खुश भी रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, मेडिटेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है सर? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा। मेडिटेशन अपने आप में एक टॉपिक है। बुद्धिस्ट मॉन्क की जब आपने बात की, कुछ चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा उनके साथ। पहली चीज़ तो ये कि उनको ये पता है कि उनकी सर्वाइवल गारंटीड है, बहुत सारी चीज़ों को एक्युमुलेट नहीं करना है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को जमा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। उनके साथ ऐसा नहीं है, वो इस मोमेंट में जीते हैं। और जब आप इस मोमेंट में जीते हो, वही मेडिटेशन है। अपने आप अपनी बॉडी को हील करते हो। दूसरी चीज उनकी प्रेयर। एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, कुछ मंत्र चैंट करते हैं, वो एसेंस जलाते हैं, प्रेयर करते हैं। मैंने बोला कि आपने प्रेयर में क्या मांगा, और जो जवाब उन्होंने दिया सुनकर हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। वो कहते हैं जो असली प्रेयर होती है उसमें मांगना नहीं होता है, वो सिर्फ थैंकफुलनेस होता है। थर्ड है हार्ट टू हार्ट ह्यूमन कनेक्शन। जब वो बैठते हैं तो प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हैं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। एंड फोर्थ है कॉम्पैशन। एक आपने ध्यान सुना होगा, मेत्ता ध्यान, मेत्ता सूत्र, जो
बुद्धा ने दिया था। Yes. तो जब हम अपने हार्ट से, देखो हार्ट एक सेंटर है, हार्ट से कोई केमिस्ट्री पैदा नहीं होती, लेकिन हार्ट एक सेंटर है जो इस केमिकल चेंज को ट्रिगर करता है। जब आप अपने हार्ट को ओपन करते हो, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, जब आपका हार्ट ओपन होता है तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस को ये ट्रिगर करना शुरू कर देता है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैप्पीनेस केमिकल्स, ऑक्सीटोसिन, जिसको कि लव केमिकल भी कहते हैं। आपके अंदर कॉम्पैशन की भावना आती है और एक स्टेट पैदा होता है, इसको कहते हैं हार्ट कोहेरेंस। मतलब हार्ट जो है बैलेंस में बीट करता है, और इस स्टेट में आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर्स आ जाते हैं। जैसे आपको इंट्यूशन आ जाता है, आपके अंदर एक गाइडेंस आ जाता है, आपको पता लगने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कहते हैं ना कि ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल हमारा हार्ट है, और हार्ट हमारा गेटवे है दैट कनेक्ट्स अस टू डिविनिटी। तो जब हम अपने हार्ट को ओपन करते हैं, अभी आएंगे मेडिटेशन पे, बाकी है, जब हम अपने हार्ट को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी बिगिन टू हील। क्योंकि हीलिंग क्या है? कमिंग बैक टू द मेमोरी ऑफ होलनेस। हम ऑलरेडी होल हैं, कंप्लीट हैं। हमें दुनिया ने ये सिखा दिया है कि तुम एग्जाम में फेल हो गए, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। तुमसे एक ग्लास गिर गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम घर से भाग गए तो अब तुम्हारी लाइफ में एक दाग लग गया। इट्स नथिंग। गॉड हमें देखता ही नहीं है। गॉड एक इंटेलिजेंस है। यूनिवर्स इज अ प्रेजेंस विच इज नेवर एन एब्सेंस। यूनिवर्स इज अ प्रेजेंस विच इज नेवर एन एब्सेंस। तो ब्रह्मांड हमें इस रूप में देखता है कि चाहे कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, कुछ भी आपने किया या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ लव्स यू फॉर हु यू आर, नॉट वॉट यू डू और वॉट यू अचीव। और जब हम इस मेमोरी में बैक जाते हैं कि वी आर ऑलरेडी लव्ड, वी आर ऑलरेडी केयर्ड, और वो एक ऐसा प्यार है, ऐसा बंधन है जो टूट ही नहीं सकता, देन वी फील सिक्योर, वी फील जॉयफुल। फिर हमारे अंदर वो केमिस्ट्री रिलीज होती है जिसको कि डोज केमिकल कह लो, हैप्पीनेस केमिकल, और कॉर्टिसोल का लेवल अपने आप कम होता है, एंड दैट बिगिंस टू हील आवर माइंड एंड बॉडी। अब मेडिटेशन पे आएंगे। सर अभी मेडिटेशन की बात हो रही थी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि माइंड हीलिंग के प्रोसेस में मेडिटेशन का क्या रोल है सर? देखो, मैं कहूँगा मेडिटेशन स्टार्ट है माइंड हीलिंग का, और मेडिटेशन ही अंत है माइंड हीलिंग का। दुनिया में जो सबसे पावरफुल प्रोसेसेस इस धरती पे हैं वो मेडिटेशन ही है। क्योंकि ध्यान क्या है, इसको पहले हम समझते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, और फिर हम इसका लेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, और फिर हम हीलिंग का पर्सपेक्टिव लेंगे। ध्यान एक आंतरिक स्नान है। आप आए हो तो शरीर को आपने स्नान कराया होगा, ऑब्वियसली आपने ब्रश किया होगा। ये क्या है? आपने अपनी बॉडी को क्लीन किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर मैं पूछूं कि चलो आप अगर नहाते नहीं है, बॉडी को क्लीन नहीं करते घर को, तो क्या होगा? डिस्टर्ब्ड सा रहता हूँ और अच्छा बीमारियां फील नहीं पैदा होता, होंगी, धीरे बीमारियां धीरे पैदा होंगी। हाँ, मक्खियां आएंगी, बीमारियां पैदा होंगी। एग्जैक्टली किसी घर को हम सफाई ना करें तो बीमारियां पैदा करेगा। एग्जैक्टली सेम हमारे माइंड के साथ भी होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं तो हमारे पास माइंड में आज इतना कचरा है, और हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसके सहारे कि हम अपने माइंड को क्लीन कर सकें, सफाई कर सकें। आज अगर देखिए आप इस एनवायरनमेंट में, तो अनमेट गोल्स, अनमेट नीड्स, रिलेशनशिप का कचरा, जॉब का अनसेटिस्फैक्शन, जो भी इतनी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में होती जा रही हैं, वो एक कचरे की तरह, एक बैड मेमोरी की तरह हमारे ब्रेन में स्टोर हो रही हैं, जो कि स्ट्रेस पैदा करती हैं। और जब इंसान के पास इसको हटाने का कोई वे नहीं है तो इट्स सो पेनफुल कि वो उसको भागने के लिए कोशिश करता है। शराब, व्हाट इज एडिक्शन, व्हाट इज मोबाइल फ़ोन एडिक्शन, ये एक तरीका है ताकि आप ब्रेन में डोपामीन देकर एक टेम्पोरली फील गुड कर सकें, या फिर जो आपके अंदर पेन है उस पेन को थोड़े समय के लिए टेम्पोररीली भुला सकें। और जब ऐसा आप करेंगे तो धीरे धीरे ये पेन पाइल अप होता जाता है। अगर मान लो कचरा है, उसको आपने एक चादर से ढक दिया तो क्या होगा? थोड़े समय बाद बदबू फिर से आएगी। वही हमारे ब्रेन के साथ होता है। तो ध्यान एक आंतरिक स्नान है। मेडिटेशन इज एन इनर शावर, जो कि हमारे अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको साफ करता है। अगर इसके हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को देखें तो जैसे ही हम अपने ब्रीदिंग के साथ जुड़ते हैं या प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में चला जाता है, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा हीलिंग पोटेंशियल को कैरी करता है। इसके कारण हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस होती हैं। पहला चेंज तो ये होता है, जो हमारे ब्रेन का बैडमैन है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, एमिगडाला, वो शांत हो जाता है, और हमारे ब्रेन की जो हाईएस्ट पोटेंशियल वाली जो जोन है, जिसको कि हम फ्रंटल लोब कहते हैं, वो ट्रिगर हो जाती है।
जिसके अंदर पावर है क्रिएटिविटी की, जिसके अंदर पावर है स्ट्रेंथ की, मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, नए आइडियाज़ को जनरेट करने की, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। उसके बाद इसका एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्स ये है कि हमारी बॉडी केमिस्ट्री चेंज करती है। जो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जो स्ट्रेस केमिकल्स थे, उनका लेवल ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाता है और हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके लेवल्स बढ़ने लगते हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, इंडोर्फिन्स। और हमें एपिजेनेटिक्स के रिसर्च से ये पता चला है और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी से कि अगर हम एक पॉजिटिव बैलेंस्ड स्टेट में रहते हैं, अगर हम अच्छा फील करते हैं, तो हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। उस कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है, हमारे वो जीन्स सक्रिय होते हैं जो हीलिंग पैदा करते हैं, जो रिलैक्सेशन पैदा करते हैं, जो बैलेंस पैदा करते हैं, जो होम्योस्टेसिस पैदा करते हैं। और ये रिसर्च दिखाती है कि जितनी भी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं वो ऑटोमेटिकली मेडिटेशन के प्रभाव से धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब जो लॉन्ग टर्म मेडिटेशन पे रिसर्च किया गया है वो दिखाया गया है कि बहुत सारे ऐसी डिजीजेस हैं जो हील हो जाती हैं, जिसका कोई लॉजिक हम नहीं ढूंढ सकते कि आखिर ये क्यों हो रहा है, बट दिस हैपेंस। तो मेडिटेशन एक फर्स्ट स्टेप होता है माइंड को हील करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं, पहला स्टेप कि मेडिटेट करें। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि तब से हम माइंड हीलिंग की बात कर रहे हैं सर, डॉक्टर पीयूष प्रभात अगर समझाएं कि माइंड हीलिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करें, तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो ये समझना है माइंड हीलिंग को अप्लाई करने के लिए कि माइंड ही वो सेंटर है जो डिजीज पैदा कर रहा है, और माइंड हीलिंग कुछ नहीं है। हीलिंग आपका नेचुरल स्टेट है, आप ऑलरेडी होल हैं, परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं। आप कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं जिसके कारण की बीमारी पैदा कर रहे हैं। आप उस गड़बड़ी को छोड़ दीजिए, बीमारी पैदा करना छोड़ दीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। डिस्टर्बेंस क्रिएट करना छोड़ दीजिए, कचरा फैलाना छोड़ दीजिए, अपने आप सफाई हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये समझना है। दूसरी चीज़ पॉसिबिलिटी, ये जानना कि आपके ब्रेन के अंदर सारी शक्तियां हैं कि आप भले ही किसी भी लेवल पे हों। मैं नहीं कह रहा कि स्टेज 4 कैंसर को मेडिटेशन से हील करना चाहिए, डेफिनेटली इट विल बी एन एडजुवेंट। लेकिन अगर आप उस ट्रीटमेंट के साथ, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ साथ अगर मेडिटेशन भी करते हैं, तो आपके हीलिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बेहतर हो जाएगी। तो दूसरा स्टेप इसको जानना है कि मेडिटेशन को हमेशा अपने साथ रखना है। थर्ड थिंग जो मैंने बताया माइंड हीलिंग की, वो है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करिए, वेगस नर्व को एक्टिवेट करिए। वेगस नर्व को अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अगर आप एक्सप्लेन करें ऑडियंस के लिए। तो मैंने बताया था सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप रिलैक्स करते हैं, रिजुबिनेट करते हैं, बॉडी जिस स्टेट में हील होती है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसके दो पार्ट होते हैं, इसको कहते हैं क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो क्रैनियल पार्ट जो इसका होता है वो पार्ट है वेगस नर्व से बनता है। तो अब वेगस नर्व जब एक्टिवेट होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है रिलैक्सेशन मोड में, क्रिएशन मोड में, हीलिंग मोड में चला जाता है। और इसको हील करने के लिए मैंने तरीका बताया था, एक तो बताया था डीप ब्रीदिंग, दूसरा जब आप ओंकार की चैंटिंग करते हो या फिर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, तो हमारे कान में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसमें भी ऑरिकुलर नर्व की ब्रांचेस हैं, जो वेगस नर्व की ब्रांचेस हैं। तो जो हम गुंजन करते हैं, जो साउंड्स आती हैं, ये साउंड्स हमारे ब्रेन में जाती हैं वेगस नर्व से, और हमारे ब्रेन स्टेम को एक्टिवेट करती हैं, और यहाँ से भी वेगस नर्व एक्टिवेट होता है और बॉडी को फिर से मैसेज जाता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑल इज़ वेल। और ये प्रोसेस जब लंबे समय तक आपकी बॉडी में चलता है तो बॉडी में होम्योस्टेसिस आती है, और इस स्टेट के कारण आपके सारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इवन आपका लीवर, स्प्लीन, किडनी, जो भी ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड मिलता है, वो बैलेंस में आते हैं, उनको रिजुविनेशन मिलता है और उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है, और इसके कारण बॉडी अपने नेचुरल स्टेट को ऑटोमेटिकली गेन करनी शुरू कर देती है। थैंक यू सर। जैसे अभी माइंड हीलिंग की हमने इतनी सारी बातें करी कि काफ़ी सारे बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, माइंड हीलिंग पे ध्यान दें, माइंड को ठीक रखें। तब कुछ ऐसे केस स्टडीज़ या कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो इस चीज़ को और अच्छे से प्रूफ कर सके? एक स्टोरी है लीजा रैंकिन की, जिन्होंने अपने टेडेक्स टॉक में भी बताया था कि एक पेशेंट थे, उनको लिम्फोसार्कोमा नाम की बीमारी थी। उसमें क्या बड़े बड़े ट्यूमर्स आपके आर्मपिट में, चेस्ट में, लंग्स में, बॉडी में हो जाते हैं, और मरीज करीब करीब मरने लगता है। तो इसी तरह से एक पेशेंट थे,
उनको ये बीमारी हो जाती है और डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। अचानक उन्होंने एक दवाई के बारे में सुना था, उसका नाम है क्रेबियोजन, कि ये लिम्फोसार्कोमा को बिल्कुल ठीक कर सकता है। वो पेशेंट अड़ गए कि नहीं, मुझे ये दवाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। तो डॉक्टरों ने कहा चलो ठीक है, बार बार कह रहा है तो उसको दे देते हैं, कोई नुकसान तो है नहीं। जब वो दवाई उनको दी गई तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि उनके ट्यूमर्स सिर्फ 1 दिन के अंदर पूरी तरह से मेल्ट करने लगे। ऐसे मेल्ट करने लगे जैसे गर्म तवे पे आइस का गोला मेल्ट करता है, और वो बिल्कुल ठीक हो गए। अचानक एक न्यूज़ आती है कि क्रेबियोजन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस पर रिसर्च चल रही थी। ये सुनना था कि अगले दिन उनके ट्यूमर फिर से वापस आ गए। फिर से वो डॉक्टर के पास आ गए, देखो मेरा ट्यूमर तो वापस आ गया, क्योंकि दवाई तो काम करती नहीं है। इस बार डॉक्टर को समझ में आ गया था कि इसका रीज़न, जो बीमारी पैदा हो रही है, ये बीमारी इनके ब्रेन से पैदा हो रही है। उन्होंने कहा पिछली बार जो मैंने तुम्हें क्रेबियोजन दिया था वो गलत क्रेबियोजन था, इस बार मैं तुम्हें नई वाली परफेक्ट क्रेबियोजन दे रहा हूँ। और उन्होंने क्रेबियोजन के नाम पे सिर्फ सैलाइन के इंजेक्शंस लगाए, और मजे की बात यह है कि फिर से उनकी बीमारी गायब हो गई, शून्य हो गई। लेकिन अंत में फाइनल रिसर्च आता है क्रेबियोजन का, इट्स अ क्रैप, ये दवाई काम नहीं करती। और ये सुनना था कि उनके ट्यूमर्स एक बार फिर से वापस आ जाते हैं, और इस बार चूंकि उनकी होप चली गई तो उनकी मौत हो गई। एक ये केस स्टडी है। दूसरी केस स्टडी डॉक्टर जो डिस्पेंजा की है, और अगर आप इसके प्रूफ को ही देखना चाहते हैं तो 2400 मरीजों की केस स्टडी है, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, जहाँ एड्स पॉजिटिव पेशेंट, जहाँ स्टेज 4 लीवर कैंसर, जहाँ पे यूटेराइन कैंसर स्टेज 4, ऐसी बीमारियां जिसमें डॉक्टर ने कहा तुम 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और उन लोगों ने इन सारे साइंस को धत्ता बताते हुए इन बीमारियों को ठीक कर लिया। दिस इज द पावर ऑफ माइंड एंड हीलिंग। एक और केस स्टडी है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, जो बहुत ही पॉपुलर हैं, और उन्होंने ना सिर्फ खुद को हील किया बल्कि उनके वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हील कर लेते हैं। तो ये कहानी 1986 की, जब वो साइकिलिंग कर रहे थे और एक ट्रक से उनको हिट किया गया, और वो उन्होंने अपनी 6-7 वर्टिब्रा को तोड़ लिया था। अब वर्टिब्रा बॉडी का वो पार्ट है जिसमें कि स्पाइन, जो स्पाइनल कॉर्ड हमारा है, हमारी नसें रहती हैं, तो उसको भी ऑब्वियसली डैमेज होगा। और उनके डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि स्पाइन को फिक्स करना पड़ेगा और आप कभी भी चल नहीं पाएंगे। और ये सबसे बड़ा सेटबैक किसी इंसान के लिए होता है। तो कहते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं तो या तो इंसान टूट जाता है या फिर वो पूरी तरह से संवर जाता है, क्योंकि रूमी ने कहा है ना कि वुंड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर लाइट एंटर्स इनसाइड यू। तो हर एक समय जब कोई चीज़ डिसॉल्व करती है, कुछ नया इवॉल्व भी करता है, और ये डॉक्टर जो डिस्पेंजा के साथ हुआ। उन्होंने ये सोचा कि जिस इंटेलिजेंस ने, लाइफ के फोर्स ने मुझे बनाया, क्या वो मेरी बॉडी को हील नहीं कर सकता? और ये क्वेश्चन इतना प्रोमिनेंट था कि उन्होंने कहा कि बस मैं इस इंटेलिजेंस से जुड़ने की कोशिश करूंगा, उसे अलाइन करने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल अलाउ माई बॉडी टू हील। उन्होंने सर्जरी को रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने एक मेंटल प्रैक्टिस की, और उस मेंटल प्रैक्टिस में खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते थे और अपनी बॉडी को कमांड देते थे हीलिंग की। और इसके लिए सिर्फ वो इमेजिन करते थे कि उनके वर्टिब्रा फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, फिर से ओरिजिनल शेप में आ रहे हैं। और विद इन 10.5 वीक उनकी वर्टिब्रा हील हो गई, और 12 वीक के बाद वो ऑटोमेटिकली चलने लगे और बैक हो गए अपनी कायरो प्रैक्टिस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। इसके बाद उन्होंने सेम माइंड बॉडी हीलिंग को अपने वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेंट्स के साथ ट्राई किया, और स्पॉन्टेनियस रेग्रेशन, जिसकी बात मैं कर रहा था रिग्रेशन की, कि जो डेंजरस डिजीजेस हैं, जो इनक्यूरेबल टर्मिनल डिजीजेस हैं, वो कैसे हील होती हैं, वो कई बार उनके वर्कशॉप्स में भी हुई। सर, जो डिस्पेंजा हो गए हैं या फिर और भी रिसर्चर्स या डॉक्टर्स, और कौन कौन से टिप्स देते हैं, क्या क्या सजेस्ट करते हैं माइंड हीलिंग को लेकर के? यस, इसमें से कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप समझ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये समझना है कि हमारा पर्सपेक्टिव बहुत छोटा है। हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी, इसके अंदर एक आत्मा रहती है। ऐसा नहीं है। हम आत्मा हैं मेनली, और आत्मा इनफाइनाइट होती है, और आत्मा के अंदर में टेम्पोररीली बॉडी रहती है। तो पहले हमें इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा कि हम इनफाइनाइट हैं, सारी शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, और हमारे अंदर ही सारी पावर है।
तो पहला ये है कि इस इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज करना कि वी आर नॉट जस्ट रैंडम ह्यूमन बीइंग, वी आर समबडी हु इज हैविंग लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, लॉट ऑफ पावर्स विद इन हिम। जब हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं तो हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका चेंज कर जाता है। वी ऑटोमेटिकली बिकम ओपन टू गाइडेंस, वी ऑटोमेटिकली बिकम ओपन टू हीलिंग। हम एक रिसीवर बन जाते हैं यूनिवर्स की इंटेलिजेंस की। एंड यूनिवर्स की इंटेलिजेंस क्या है? इट्स अ प्रेजेंस विच इज नेवर एन एब्सेंस, जो कि हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है और जहां हर चीज पॉसिबल है, हमारा इंतजार कर रही है। तो फर्स्ट स्टेप इज कनेक्टिंग टू दैट इंटेलिजेंस, एक्नॉलेजिंग दैट इंटेलिजेंस एंड ट्राइंग टू कनेक्ट विद दैट इंटेलिजेंस। ये हो सकता है बाई अल्फा मेडिटेशंस, हीलिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो भी हमने पहले बात करी, इसके सहारे। सेकेंड स्टेप इज एक्नॉलेजिंग द इमोशंस। आज एक नॉर्मल इंसान 99% अपने टाइम में स्ट्रेस रेस्पॉन्स में रहता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है। तो सबसे पहले उसे चेंज करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सिर्फ फियर के केमिकल से जीना ये कोई लाइफ नहीं। हमारा जो रियल नेचर है वो प्यार का नेचर है। एक नॉर्मल इंसान कभी वो फील ही नहीं करता लव को, कॉम्पैशन को, जॉय को, हैप्पीनेस को, सेटिस्फैक्शन को अपने लाइफ में। तो उसे फिर से फील करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हम जी रहे हैं फियर बेस्ड लाइफ, इससे हमें लव बेस्ड लाइफ में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। तीसरी स्टेप है थॉट। हमारी थॉट्स क्या हैं? वो स्पार्क हैं जो हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। हमारे कॉन्शियसनेस के वो स्पार्क हैं, मतलब जैसे एक प्रोजेक्टर है ना जो रियलिटी क्रिएट करती है, मूवी क्रिएट करती है, उसी तरह से हमारे जो थॉट्स हैं वो लाइट हैं जो कि हमारी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात हमारी लाइफ में ये भी समझना है कि हमें अपने थॉट्स के प्रति अवेयरनेस लानी पड़ेगी। ये हमारी क्रिएटिव पोटेंशियल अगर ऑटोमेटिक होगी, इस पे हम कोई कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे परेशानी होगी। सो वी नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मेडिटेशन ऑन आवर थॉट्स ऑल्सो, कि हमारा ब्रेन आखिर क्या कर रहा है, किस तरह के विचार सोचता है, कहाँ जाता है, और पॉसिबली उसको हमें अलाइन करना पड़ेगा टू व्हाट वी वांट। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं और जहां हैं उसके बीच में जो गैप है वो जस्ट थॉट्स हैं। और जब आप पूरी तरह से सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, सिडनी बैंक मेरे एक मेंटर कहते हैं, यू आर जस्ट वन थॉट अवे फ्रॉम हैप्पीनेस एंड इनलाइटनमेंट एंड वन थॉट अवे फ्रॉम सुसाइड। एंड फोर्थ थिंग ये है कि अपने ब्रेन को एक नई दिशा देना, मेंटली रिहर्स करना। आप क्या चाहते हो, एक विजन रखना। अगर आप हीलिंग चाहते हो तो कैसी हीलिंग चाहते हो, उसको अपने ब्रेन में बार बार रिहर्स करना ताकि उसकी एक पिक्चर बन जाए। और जब आप ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली आप माइंड बॉडी हीलिंग को एक कंप्लीट पैकेज के रूप में एंजॉय करते हो। यस सर। सर, जब इतने सारे केस स्टडीज़ हैं, इतनी सारी स्टोरीज़ हैं कि माइंड के थ्रू हम अपने आप को हील कर सकते हैं, सोशल मीडिया अवेलेबल है, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन के, जनरेशन को पता भी है इन चीज़ों के बारे में कि माइंड से हील हो सकते हैं, बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है सर? कहाँ चैलेंज आ रहा है? हमारा इन्वायरमेंट, ग्रेटनेस इज बिकमिंग बिगर देन इन्वायरमेंट। ब्रेन हमेशा कॉपी करना चाहता है। आपने देखा होगा बचपन में जब आप कुछ डिफरेंट करते हो तो लोग आप पे हंसते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और ये हमारे ब्रेन में बन जाता है। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इनहेरेंट ब्रेन में क्वालिटी है कि हम अलग नहीं दिखना चाहते, स्टैंड आउट नहीं करना चाहते, डिफरेंट नहीं होना चाहते, भीड़ के साथ रहना चाहते हैं। तो आज जब हम जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं जो कि हमें यही सिखाती कि यही नॉर्मल है, स्ट्रेस में रहना, नेगेटिव थिंकिंग, क्रिटिसिज्म, बीइंग इन्फीरियर, नॉट ट्राइंग टू हार्ड, बिकमिंग कंफर्टेबल, डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, तो ये हमारा एक नॉर्म बन जाता है और हमारा ब्रेन उसी प्रोग्राम को कॉपी करता है बिना रैशनल को यूज़ किए हुए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कुछ पेन्स आती हैं, पेनफुल इवेंट आती हैं, और जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि नहीं, मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए, बिगर लाइफ चाहिए, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू पे द प्राइस, और ये तब वो मोमेंट होता है जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, कुछ बुक्स को एक्सप्लोर करते हो, मेडिटेशन ट्राई करते हो, नए मेथड्स ट्राई करते हो, कुछ नई जगह पे जाते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करते हो, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ and you become a candle of hope, enlightenment, relaxation and joy for others too. मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में
कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो, या ऐसा कुछ फिक्स्ड परसेप्शन या फिक्स्ड माइंडसेट है जिसे हमें चेंज करने की ज़रूरत है? हॉलिस्टिक अप्रोच। देखो, क्विकली अगर किसी को पेन है, किसी का फ्रैक्चर हुआ, जैसे कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो अगर किसी को मान लो फ्रैक्चर हुआ या फिर कोई इंजरी हुई, तो ऑब्वियसली सबसे पहले उनको पेन किलर की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय माइंड बॉडी हीलिंग नहीं हो सकती उतने क्विकली। तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम बॉडी की जो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है हीलिंग की, हमें उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, और हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इस पे मेडिकल साइंस जोर नहीं देता है। अगर मान लो सिंपल से कुछ प्रैक्टिसेस लाइफ में पेशेंट्स के दी जाएं, जैसे कि योग निद्रा हो गई, कुछ प्राणायाम हो गए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस हो गई, माइंड बॉडी विजुअलाइजेशंस हो गई, इन सब चीज़ों को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ऑटोमेटिकली कई बार ऐसा हो सकता है कि इनिशियल कुछ टाइम के बाद मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 99% बीमारियों को बॉडी ही हील करता है, मेडिसिन सिर्फ उसको होल्ड करती है। जैसे फीवर के केस में अगर आप कहोगे, तो फीवर कोई बीमारी नहीं, फीवर बॉडी का एक रेस्पॉन्स है इन्फेक्शन का, जिसके सारे की कैपिलरीज की वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो साइट पे पहुंच जाते हैं और बॉडी की क्लींजिंग होती है। तो जब आप मेडिसिन दे देते हो, पैरासीटामोल या फिर ब्रूफेन लेकर के, जब हम इसको सप्रेस करते हैं, तो बॉडी की जो क्लींजिंग मैकेनिज्म है ना, वो प्रभावित होती है, उस पर एक बहुत बड़ा अटैक पड़ता है। तो इस चीज़ को मैं कहूँगा कि डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए कि बॉडी अपने आप में एक हीलर है, और हम कैसे इसके इंटेलिजेंस को, हीलिंग पावर को यूज़ कर सकते हैं। हमें मेडिसिन उतनी ही देनी है जिससे कि इनिशियल जो है वो काम हो जाए, और उसके बाद हमें ऐसे यूज़ करना है। माइंड के थ्रू जो बॉडी हीलिंग का जो प्रोसेस है, उसमें जैसे अभी आपने बताया मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, इन सब के लिए कहीं ना कहीं हमें फोकस करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम जस्ट क्यूरियस, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कोई बीमार है, ऑलरेडी उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि बीमारी है, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, अच्छे से रिकवर हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं उसके दिमाग में। अब क्या उस टाइम पे इतना फोकस कर पाएगा? मतलब हर कोई तो जो डिस्पेंजा नहीं हो सकते, तो उनके लिए क्या सजेस्ट किया जाए सर? एग्जैक्टली, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि वो हैबिचुएटेड नहीं है माइंड हीलिंग प्रोसेस से, वो दवाइयाँ ही खा रहे थे, बट अचानक से अगर ऐसा शुरू करना है तो कैसे होगा सर? देखो, अगर आपको हील करना है तो हीलिंग तो बाद में आती है, पहले तो अपने आप को इतना तैयार करो, प्रिपेयर करो कि बीमारी ही ना आए। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि जब कोई बीमारी आई तो उसको ठीक करना। हीलिंग का मतलब है गेटिंग बैक टू होलनेस, कि आपका जो रियल स्टेट है, जहां आपकी इम्यूनिटी पावरफुल है, जहां आपके ल्यूकोसाइट अच्छे से काम करें, जहां आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है, हेल्दी रखने के लिए काम कर रहा है, जहां आप होम्योस्टेसिस में, एक बैलेंस में है, आपकी एनर्जी सही से यूज हो रही है, उस स्टेट को गेन करने की कोशिश करिए। जो वेलनेस का आपका स्टेट है, जो हेल्थ का आपका स्टेट है, उस पर काम करिए। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल में लाएं, आप माइंड बॉडी हीलिंग को अपने लाइफस्टाइल में लाएं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को आप सीखें, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करें, स्ट्रेस से अवेयर रहें, अपनी थिंकिंग को अलाइन करें, और तो और जो आप चाहते हैं अपने विजन को क्लैरिफाई करें। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली हैं। और जब आप इस स्टेट में रहेंगे तो आपकी बॉडी इतनी पावरफुल होगी, आपकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल होगी कि बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही रुक जाएंगी। जी सर, आपने मेंशन किया था पत्री जी को, पत्री जी के बारे में आप बता रहे थे। मैं और पीएमसी की हमारी सारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि पत्री जी से मिलने का कैसा एक्सपीरियंस था आपको? हाँ, इट वॉज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट। और 2004 की ये घटना है कि वहाँ पे एक होते थे हमारे मास्टर जीसी रेड्डी साहब, और मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर एस रंजन, जो आते रहते हैं। तो उन्होंने ये सौभाग्य दिलाया था, मुझे मिलवाया था पत्री जी से पहली बार उनके घर पे। और उसके बाद एक कनेक्शन सा फील हुआ कि एक ऐसा आदमी जो कि इतना सेल्फलेस है, और जो मेडिटेशन के लिए इतना डेडिकेटेड है, और जो कुछ भी बातें बोल रहा है ना, सीधा दिल को लगती हैं। तो उन्होंने कुछ बोला कि मैं आपसे मांगना चाहता हूँ स्वामी जी। मैंने बोला क्या? बोला कि बस एक ही ध्यान को रोज करना। मैंने कहा वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, इतने अच्छे शब्द किसी ने बोला भी नहीं होगा। और उसके बाद कई बार मैं उनके प्रोग्राम में गया, बेंगलोर में जो पिरामिड वैली है वहाँ पे भी मैंने मेडिटेशन किया। तो
देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट चेंज्ड। जी। बहुत फ़ायदा मिला वहाँ पे जाकर के, चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छी हुई। और उनका जो मैसेज है कि ध्यान हर जगह में हो, हर घर में हो, ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने देखा कि यहाँ तो ऐसा होता है, नॉर्थ इंडिया का मुझे नहीं पता, बट साउथ इंडिया में कई महीनों के अपॉइंटमेंट लेने पड़ते थे, तब जाकर के वहाँ पे उनका कोई प्रोग्राम होता था, इतनी डिमांड थी। और उन्होंने जो शाकाहार पे काम किया, लोगों को शाकाहारी बनाया, इससे इन्वायरमेंट की भी रक्षा की। तो उन्होंने सिर्फ इंसान के लिए काम नहीं किया, जानवरों को भी एक सेफ्टी प्रदान की और एक ऐसा स्पेस बनाया जहाँ लोग ध्यान कर सकें, अपने अंदर जा सकें, अपने आप से जुड़ सकें और अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें और इस धरती को रहने के लिए एक बेटर जगह बनाएं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर पीयूष प्रभात सर, इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए, इतना गाइड करने के लिए। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला है, एंड आई होप कि ऑडियंस को ये एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर पीयूष प्रभात जी के साथ। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने इस एपिसोड को टीवी पर देखा है तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी।